नमस्कार दोस्तों कुछ जंग ऐसी होती हैं जो आपको बंदूक और गोलियों से नहीं डिप्लोमेसी से जीतना होता है। अब खालिस्तानी वाला इशू अगर आप देखोगे कुछ वैसा ही है। यहाँ पर कोई एक ऐसा देश तो है नहीं पाकिस्तान जैसा कि हम उसके ऊपर अटैक कर दें या फिर उनको हरा दें। यहाँ पर मामला क्या है कि जो खालिस्तानी वो एक नैरेटिव पेश करने की कोशिश करते हैं और यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज में जो फ्री स्पीच की बात कही जाती है उसका गलत फायदा उठाते हैं। अब क्या है कि यूरोपियन यूनियन का रिप्रेजेंटेशन होने वाला है इस रिपब्लिक डे, कल जो है परेड में शामिल होंगे, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर तो काफ़ी चर्चा चल रही है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट होगा ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड होने वाला है, कुछ इस प्रकार की चर्चा हो रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि भारत जो खालिस्तानी नैरेटिव है उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने वाला है। आप देख सकते हो खबर, वाई यूरोपियन यूनियंस प्रेजेंस एट रिपब्लिक डे परेड हैज अलार्म्ड खालिस्तानी ग्रुप्स एज वेल एज आईएसआई। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पर, भारत किस तरह से खालिस्तानियों को हराने की कोशिश कर रहा है ये डिप्लोमेसी के थ्रू। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि ये 77th रिपब्लिक डे के मौके पर स्टडी आईक्यू पर आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कोई भी बैच कोर्स आप लेते हो 2027 का हो 28 का, उन सभी में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है और साथ ही साथ अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि 77th रिपब्लिक डे के मौके पर एक अनयूजुअल और हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक मोमेंट है भारत के लिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो लीडरशिप है, सोचिए 27 ब्लॉक को रिप्रेजेंट जो करती है लीडरशिप, वो एज अ चीफ गेस्ट हमारे रिपब्लिक डे परेड में शामिल हो रहे हैं कल। और यूरोपियन यूनियन मार्च करेगा, मतलब उनका जो कंटिजेंट है वो हमारे परेड में पार्ट लेगा। और यहाँ पर कौन कौन आ रहा है, बेसिकली यूरोपियन कमीशन जो है प्रेसिडेंट, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट जो है उर्सुला वॉन डेर लेन, और साथ ही साथ जो यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट हैं कोस्टा, सेंटोस दा कोस्टा, तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दे विल रिप्रेजेंट यूरोपियन यूनियन एज अ चीफ गेस्ट इस रिपब्लिक डे के मौके पर। और ये 16th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट होने वाला है 27 जनवरी को। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, उनके साथ हाई लेवल बातचीत होगी। यहाँ पर डिस्कशन होगा स्ट्रैटेजिक टॉपिक्स पर, चाहे वो ट्रेड है, डिफेंस है, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, और ये काफ़ी मायने रखता है, इसी को हम चर्चा कर रहे हैं। और ये जो लेवल ऑफ इंक्लूजन है, स्पेशली यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये नेशनल सेरेमनी जो है उसके दौरान अगर हम कर रहे हैं तो कोई एक रूटीन वो नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अ रूटीन थिंग, बट यहाँ पर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में। अच्छा, ये पॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिकली क्यों इतना मायने रखता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि यूरोपियन यूनियन अभी एक नेगोशिएशन चल रहा है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, और ये हो जाता है जो कि मोस्ट प्रॉब्ली होगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा दोनों, अगर आप जोड़ दोगे ना भारत और यूरोपियन यूनियन के ब्लॉक को, 2 बिलियन पीपल से ज़्यादा को ये रिप्रेजेंट करेगा। 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को ये रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसीलिए ये जो बायलैटरल टाइज है वो एक न्यू हाई पर जाने वाला है। और इसके अंदर ट्रेड, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, चाहे डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, डिजिटल टाइज, इन सबको लेकर जो है कवर होने वाला है। ये सब कुछ ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर कवर होगा। अच्छा, ये जो ट्रेडिशन है उससे थोड़ा सा ब्रेक क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे रिपब्लिक डे के मौके पर जो चीफ गेस्ट आते हैं हमारे, वो इंडिविजुअल हेड होते हैं किसी स्टेट और गवर्नमेंट के। जैसे कभी फ्रांस के प्रेसिडेंट को, यूएस, इजिप्ट, ब्राजील के हेड को बुलाया जाता है। लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को एज अ ब्लॉक यहां पर बुला रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं भारत यूरोपियन यूनियन को देखता है एज अ स्ट्रैटेजिक पावर सेंटर के तौर पर। इट्स नॉट जस्ट ट्रेड पार्टनर। और यहाँ पर प्योरली जो बायलैटरल डिप्लोमेसी है उससे मूव होकर हम ब्लॉक टू ब्लॉक जियो पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। तो अब यहां पर सवाल आता है कि इसमें खालिस्तानी ग्रुप वाला एंगल कैसे जुड़ जाता है। देखिए क्या है ना कि खालिस्तानी की जो स्ट्रैटेजी रही है वो हमेशा से मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश रही है। देखो भारत में तो ऐसा खालिस्तानी इशू वो कुछ है नहीं, कुछ ऐसा बड़ा। वो तो खालिस्तानी क्या करते हैं, भारत में कुछ पैसे वगैरह देकर कुछ इंडिविजुअल से कुछ कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां पर उनका प्रेजेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, ये बेसिकली जो डायस्पोरा मोबिलाइजेशन है कनाडा, यूके, कुछ पार्ट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन में, और यहां पर वेस्टर्न सिंपैथी का एक प्रकार से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और भारत को एक प्रकार से ये सोचते हैं कि वो आइसोलेट कर देंगे,
अंडर स्क्रूटनी रखेंगे। तो यूरोपियन यूनियन का ये जो मार्च है भारत के इस रिपब्लिक डे के मौके पर, ये खालिस्तानियों का जो नैरेटिव है उसको शैटर कर देता है। मतलब ये दिखाता है कि जो यूरोप है वो स्टेट सॉवरेनिटी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है रैदर देन जो सेपरेटिस्ट कॉज है। क्योंकि ऐसा एक एंगल आ रहा था ना कि यूरोप और बाकी की जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सेपरेटिस्ट को ज़्यादा पनाह देते हैं, उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा था कि यूरोप सपोर्ट खालिस्तान, उसको कहीं ना कहीं अंडरकट करने की कोशिश कर रहा है भारत। और साथ ही साथ जो डिप्लोमेटिक एम्बिगिटी बनी हुई थी वो भी अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसे यूरोपियन कंट्रीज ऐसे थे जो लीगल एम्बिग्यूटी मेंटेन किए हुए थे। कहने का मतलब यह है कि वो कहते थे कि हमारे यहाँ पर फ्री स्पीच है तो हम प्रोटेस्ट को अलाउ करते हैं, जब तक वायलेंस नहीं होगा तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो यूरोपियन यूनियन का जो विजिबल एम्ब्रेस है, स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। भारत अगर कोई ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ, तो ऐसा नहीं है कि भारत ने इस चीज़ के बारे में कन्वे नहीं किया होगा। भारत ने अपनी जो शर्तें हैं वो रखी होंगी, कहा होगा कि हाँ देखो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसको आपको एड्रेस करना होगा। तो इसी की वजह से आप समझ सकते हो कि यूरोपियन यूनियन का यहाँ पर जो प्रेजेंस हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो एक्सट्रीमिज्म है उसको अब यूरोप जो है अच्छे से टैकल करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो भारत की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने ये सारे प्रूफ दिए हैं। यहाँ पर जितने भी वॉयलेंट क्राइम्स हुए हैं, चाहे वो आईडी रिकवरीज हो, किलिंग्स हो गया, टारगेटेड किलिंग्स, ग्रेनेड अटैक हो गया, तो इन सब का प्रूफ जो है वो दिया गया है। और यूरोपियन यूनियन को भी कंसर्न लगता है, क्योंकि यूरोप में भी आप देखो आए दिन कुछ ना कुछ टेररिस्ट हमले होते रहते हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं डर है कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इसका नेगेटिव असर यूरोप के अंदर भी होगा। तो वो भी अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये विन विन सिचुएशन हो जाएगा भारत के लिए और यूरोपियन यूनियन के लिए। अच्छा, अब इन सारी चीजों के बीच में पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो क्यों कंसर्न है? देखो, पाकिस्तान की आईएसआई आप सब जानते हो हिस्टोरिकली वो किस चीज पर टिके हुए हैं। वो कुछ ऐसा एक दो मुद्दा होता है जिससे वो अपने आवाम को बहलाने की कोशिश करते हैं। एक तो क्या है कि वो प्रॉक्सी वॉरफेयर भारत के खिलाफ उसको सपोर्ट करते हैं। सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो गया, चाहे वो खालिस्तानी है, कश्मीर है, वो इन दोनों चीज़ों को चलाते रहते हैं ताकि भारत पर प्रेशर डाल सकें। अब ये जो यूरोपियन यूनियन का पार्टिसिपेशन है, इसका मतलब आईएसआई के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। क्योंकि अब क्या है कि जो फॉरेन स्पॉन्सर्ड सेपरेटिज्म है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। और जिस तरह से पाकिस्तान यूरोप की मदद से भारत में कुछ ना कुछ कराने की कोशिश करता था, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता था, वो अब उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। अभी भी करेगा, कोशिश तो पूरी करेगा, लेकिन जिस स्पीड में और जिस आसानी से वो कर पाता था वो अब नहीं मिल पाएगा सपोर्ट। मतलब यूरोप से अब वो सपोर्ट कम हो जाएगा। और पाकिस्तान का जो एफर्ट था कि भारत के इंटरनल इश्यूज को इंटरनेशनलाइज कर सके, वो भी अब काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएगा। तो इंटेलिजेंस टर्म में अगर आप कहिए तो इट्स अ लॉस ऑफ नैरेटिव स्पेस फॉर पाकिस्तान आईएसआई। और अगर मैं आपको बात करूं कि भारत की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी क्या रह रही है, देखो भारत जो है वो अब अपना पार्टनरशिप डाइवर्सिफाई कर रहा है, चाहे वो यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, मिडिल ईस्ट है। हम एक सिंगल पावर ब्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। अब वो हमने देख लिया, यूएस के साथ आप देख रहे थे भारत कितना करीब जा रहा था, लेकिन वही है ना, एक ऐसा इंसान उस गद्दी पर बैठ गया है यूएस में, अब वो कुछ भी कर सकता है। और उसके लिए कौन अलाइज है, एनिमीज है, वो कुछ डिफरेंस ही नहीं है। वो पता नहीं कुछ भी कर देते हैं ट्रम्प। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का जो पार्टिसिपेशन है वो वापस से रीइंफोर्स करता है कि भारत एक स्टेबल डेमोक्रेटिक एंकर के तौर पर दुनिया को आगे देख सकता है। और साथ ही साथ भारत का जो क्लेम है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना, उसको भी भारत यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है। और आप देख रहे होगे सेपरेटिज्म और सोवरेनिटी, इसमें कहीं ना कहीं ग्लोबली जितने भी अब देश हैं वो अब सेपरेटिज्म को कम टॉलरेट करेंगे। मतलब जो सेसेनिस्ट मूवमेंट है उसकी जो बैकिंग मिल रही थी उसको नहीं होने देंगे। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिस तरह से एक्सप्लॉइट करते थे डायस्पोरा के फ्रीडम को, वो भी अब नहीं होगा। तो यूरोपियन यूनियन का ये जो जेस्चर है ये ग्लोबल ट्रेंड को दिखा रहा है कि जिस तरह से सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, जो चीज़ें मिल रही थी उनको आसानी से जगह मिल जाती थी, वो अब यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा, ये जो सिंबॉलिज्म है इट मैटर्स मोर देन मिलिट्री स्ट्रेंथ। इस चीज़ को समझिए, यहाँ पर भारत ना तो कोई टैंक का इस्तेमाल कर रहा है, ना अपने आर्मी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हाँ सिंबॉलिक लेजिटिमेसी जो है वो डिप्लोमेसी को शेप करती है। यहाँ पर जो फंडिंग है, स्पेस है, इन्फ्लुएंस है, ये सारी चीज़ें आपको रिकॉग्निशन से मिलती हैं। अब खालिस्तानी ग्रुप के लिए क्या है कि अगर वो सिंबॉलिक सिंपैथी लूज कर रहे हैं, मतलब उनकी ऑक्सीजन छिन रही है।
अब उनके लिए जो स्पेस है वेस्टर्न कंट्रीज में धीरे धीरे श्रिंक होती जाएगी, कम होती जाएगी। और वहीं भारत के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो ये एक सॉफ्ट पावर है जिसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये भारत के लिए एक अच्छी चीज़ है। ओवरऑल जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस रिपब्लिक डे के मौके पर कुछ वार्निंग्स वगैरह भी दी गई हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत में आ रहा है, रिपब्लिक डे का मौका है, तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लैप्स को लेकर ये लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए आप देखोगे तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है भारत के अंदर और बताया गया है कि कुछ जो बांग्लादेशी आउटफिट हैं, खालिस्तानी आउटफिट हो गए, वो कुछ ना कुछ टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर दिल्ली और आसपास के जो रीजन्स हैं उसमें फुल सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कल जो रिपब्लिक डे का परेड का मौका है ये क्यों भारत और यूरोपियन यूनियन के ट्रेड के पर्सपेक्टिव से नहीं, ओवरऑल भारत के सॉफ्ट पावर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिंबल देता है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम खालिस्तानियों की बात कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उसका कॉन्सिक्वेंस क्या क्या था, ये आपको बताना है। ये ऑप्शंस दिए गए और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस रिपब्लिक डे 77% का फ्लैट डिस्काउंट आप ले सकते हो हमारे किसी भी कोर्स के ऊपर। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।